नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। अब तक हमने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का भाग फर्स्ट जो है वो पढ़ लिया हमने। भाग फर्स्ट के अंदर हमने 4 जो लेखक हैं हमारे उनके बारे में पढ़ा। गारसा दत्त तोसी के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने गारसा दत्त तोसी के बाद में हमने दूसरे उसके शिवसिंह सेंगर के बारे में पढ़ा। मौलवी करूमुद्दीन के बारे में पढ़ा। और चौथे नंबर पर फिर हमने ग्रियर्सन के बारे में पढ़ा। ग्रियर्सन के बारे में पढ़ा। अब हम हमारे 5वें जो लेखक हैं मिश्र बंधु, उनके बारे में पढ़ेंगे। और हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का जो टॉपिक है आज हम उसको पूरा करेंगे। उसके बाद में हम अगले टॉपिक हमारा नामकरण, काल विभाजन और नामकरण है उसको लेंगे। काल विभाजन और नामकरण से संबंधित मैंने पीछे जितने भी प्रश्न करवाए उनको आप ध्यान से देखना, पढ़ना। और उसके बाद में हम यहाँ पर इसका विस्तृत विवेचन करें, तब उसके साथ साथ में उसको पुनः रिवाइज करना और कहाँ से क्या प्रश्न पूछा जा रहा है उसके साथ साथ में हम आप अपने नोट्स है वो भी बनाते रहना। ज़्यादा समय आपका ख़राब न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ क्योंकि आगे में अभी हमने दूसरा है वो संधि, इसके अपने शब्दशक्ति का टॉपिक है वो भी शुरू किया है। शब्दशक्ति के मैंने प्रश्नों का एक भाग डाल दिया है, 20-25 प्रश्नों का एक भाग और मैं डालूंगा जितना समय मेरे को मिलता है उसके अनुसार से मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इन सभी की पीपीटी वगैरह बनाने के अंदर बहुत समय लगता है। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको फ़ायदा अवश्य होगा। ज़्यादा समय खराब न करते हुए आगे हम बढ़ते हैं। हमारा जो अगला जो लेखक है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के अंदर वह है मिश्र बंधु। अब मिश्र बंधु, इसके अंदर 3 बंधु थे, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इनमें श्याम बिहारी मिश्र ये सबसे इम्पोर्टेंट थे। सुखदेव बिहारी मिश्र है, इनको भी जो कार्य है वो सौंपा गया था इसका अपने जो है नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा जो हस्तलिखित ग्रंथ हैं उनको उनका जो संकलन करने का कार्य है उसका अध्यक्ष इनको बनाया गया था। खैर ये बातें हैं, लेकिन इसके अंदर एक बार ये प्रश्न भी पूछा गया था कि मिश्र बंधुओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, और उसमें एक कृष्ण बिहारी मिश्र दे रखा था। कृष्ण बिहारी मिश्र जो बिहारी की जो टीका वगैरह उस पर लिखी थी उसका नाम साथ में दे रखा था। तो ऐसे प्रश्नों को भी कई बार स्तरीय प्रश्न है वो बन जाते हैं, लेकिन उनका भी इसलिए ध्यान रखना है, किसी चीज़ को हमें नेग्लेक्ट करते हुए नहीं चलना है। इनका जो ग्रंथ है वो है मिश्र बंधु विनोद। इसके 4 भाग हैं। प्रकाशन इसका है वो नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा किया गया प्रकाशन है वो 1913 के अंदर इसके 3 भाग है वो प्रकाशित किए गए और एक भाग है वो 1934 के अंदर प्रकाशित हुआ। इस प्रकार 4 भाग इनके प्रकाशित है वो किए गए। 4 भाग हैं उसका प्रकाशन किया गया 1911 ईस्वी के अंदर नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा की गई अज्ञात कवियों व ग्रंथों की रिपोर्टों, यानी कि 8 रिपोर्ट उन्होंने तैयार की थी और उन्हीं 8 रिपोर्टों से सामग्री प्राप्त करके मिश्र बंधुओं ने इस ग्रंथ की है रचना वो की थी। 1913 के अंदर 3 भाग है उसका प्रकाशन किया और 1934 के अंदर चौथा भाग जो है उसका प्रकाशन इन्होंने किया था। और ये जो प्रकाशन किया था ये प्रकाशन हिंदी ग्रंथ प्रकाशक मंडली के द्वारा इनका किया गया था। कवियों की संख्या इसमें 5000 के लगभग कवि हैं। और एक एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था, हमने पीछे जो प्रश्नों को हल किया उसमें एक दे रखा था कि मिश्र बंधु विनोद के अंदर 3000 कवि थे, उसमें असत्य कथन कौन सा वो पूछा गया था, तो यही असत्य कथन था। उसमें 3000 नहीं, इसमें 5000 कवि हैं। मूल रूप से इनकी संख्या वो 4591 मानी जाती है, वास्तविक 5000 के लगभग दिया रहता है। 2250 पृष्ठ हैं। 2250 पृष्ठ, इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप ये कितना बड़ा ग्रंथ होगा। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हमें याद रखने हैं। देखिए ये जो विस्तृत विवेचन हम कर रहे हैं इसके अंदर समझने और समझाने वाली कोई विशेष बात नहीं है। जितने भी लेखक हैं उनकी जो रचनाएं हैं उनको हमें याद करना है, ग्रंथों का नाम याद करना है, उसमें कितने कवि हैं, किस सन में ये प्रकाशन हुआ, ये बार बार आप इनको पढ़ोगे नोट्स बना के, तब जाके ये आपको धीरे धीरे याद होने शुरू हो जाएंगे। पहली बार में किसी को कुछ याद नहीं होता, धीरे धीरे याद होते हैं, लेकिन 50 बार हम पढ़ते हैं तब जाके ये धीरे धीरे याद होते जाएंगे।
महत्वपूर्ण तथ्य इसके अंदर देख लीजिए। विश्वसनीय कालक्रम इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत मिस्र बंधुओं द्वारा ही की गई। यानी कि कालक्रम ग्रियर्सन ने भी किया था, लेकिन उनका ग्रियर्सन का कालक्रम है वो विश्वसनीय नहीं था। 14वीं शताब्दी जैसे उसमें से गायब थी। ऐसी कई काफ़ी उसमें खामियां थी। कहीं उन्होंने राजा के नाम पर, कहीं काल के नाम पर, कहीं रीति के नाम पर, परंपराओं के नाम पर, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार से उसने काल विभाजन कर रखा था, तो विश्वसनीय नहीं था। इसलिए इनका जो कालक्रम इतिहास है, जो की परंपरा, वो विश्वसनीय मानी जाती है। इसके बाद में है 5 भागों में 8 खंडों में विभाजित किया हिंदी साहित्य के इतिहास को। ये बाद में हम पढ़ेंगे भी। 5 भाग इन्होंने किए। आरंभिक काल है, माध्यमिक काल है, फिर अलंकृत काल है। ये इनके तो 3, जो शुरू के 3 भाग थे, इनके तो 2-2 उन्होंने भाग किए, और उसके बाद में 2 अंतिम है, उनके 2 भाग उन्होंने नहीं किए। इस प्रकार से जो शुरू के 3 है, 3 दूनी 6, तो ये हो गई 6, और 2 अंतिम हो गई। इस प्रकार 8 खंड उन्होंने इसके बनाए थे। ये बाद में हम नामकरण के अंदर पढ़ेंगे। कवियों के विवरण के साथ साथ साहित्य के विभिन्न अंगों पर भी प्रकाश है उन्होंने डाला था। इन्होंने कवियों के परिचयात्मक विवरण के साथ साथ उन्हें श्रेणियों में भी विभाजित किया। ये काम भी पहली बार हिंदी साहित्य के इतिहास में इन्होंने शुरू किया। 9 श्रेष्ठ कवियों की 3 श्रेणियां उन्होंने बांटी, वृत्तरी, मध्यत्री और लघुत्री। वैसे इनकी ये त्रियां कोई पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार जो है तथ्य के रूप में दे देते हैं कि मिस्र बंधु विनोद से संबंधित कौन सा तथ्य वो सही नहीं है, तो ऐसे में ये दे देते हैं कि 9 श्रेष्ठ कवियों की 3 श्रेणियां उन्होंने बांटी। अब हमें इन चीज़ों का पता होगा तभी तो हम कर सकते हैं कि हाँ बांटी थी। अब ये वृत्तरी में कौन था, मध्यत्री में कौन था, लघुत्री में कौन था, ये कोई विशेष बात नहीं है, ये नहीं पूछी जाती इतनी। इस प्रकार इन्होंने सबसे पहले तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया। उन कवियों का वर्णन वर्णानुक्रम भी किया जिनका काल अज्ञात था, और अंत में ये जो इन्होंने काल विभाजन किया उसके अंदर जितने कवि आ गए, और अंत में जिन कवियों के काल का उनको पता नहीं था, काल का जिन कवियों का पता नहीं था, उनको अज्ञात कवियों के रूप में एक अलग भाग बनाकर इन्होंने उनका भी वर्णन है वो किया, और वो वर्णन है वो वर्णानुक्रम में किया है, क्योंकि काल का तो पता ही नहीं था। इतिवृत्तात्मक लेखन सर्वप्रथम मिस्र बंधु विनोद में किया गया, इसीलिए रामकुमार वर्मा ने कहा, और ये कथन है ये आया हुआ है एग्जाम के अंदर, इसलिए ये ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हमें याद रखनी है। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिस्र बंधुओं के मिस्र बंधु विनोद में पाया जाता है। ये कथन किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। तो इस कथन को भी हमें याद है वो रखना है। इसके बाद में आगे है रामचंद्र शुक्ल का भी एक कथन है, कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिस्र बंधु विनोद से ही लिए, और विशेष करके रीतिकाल के जो कवि हैं उनके जो परिचयात्मक विवरण है वो रामचंद्र शुक्ल ने कहाँ से प्राप्त किए? मिस्र बंधु विनोद से, क्योंकि आपको पता ही है इसमें 5000 कवि थे। इस कारण से अधिकांशतः रीतिकाल के जितने भी कवियों का वर्णन रामचंद्र शुक्ल ने किया, उसका परिचयात्मक विवरण है वो कहाँ से प्राप्त किया? मिस्र बंधु विनोद से उन्होंने प्राप्त किया था। यह ग्रंथ प्रवृत्ति हिंदी साहित्य, प्रवृत्ति यानी कि बाद की, प्रवृत्ति ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, प्रवृत्ति कहने का तात्पर्य है कि बाद के जो थे हिंदी साहित्य इतिहास के जितने भी लेखक हैं उनके लिए सर्वाधिक कच्ची सामग्री उपलब्ध करवाता है, क्योंकि इसमें 5000 कवियों का वर्णन है। इस कारण से इसमें खूब सारी सामग्री उनको यहाँ से प्राप्त हुई। कमजोरी इसकी दे रखी है, काव्य समीक्षा में परंपरागत सिद्धांतों और पद्धतियों का ही अनुसरण किया, आधुनिक समीक्षा पद्धति का नहीं। यानी कि आधुनिक समीक्षा पद्धति के अंदर यानी कि उनके सबल पक्ष को भी लिखा जाए और उनके दुर्बल पक्ष को भी, यानी कि आलोचना भी उनकी की जाए, ऐसी समीक्षा पद्धति के अंदर नहीं लिखा गया, बल्कि सामान्य तौर पर परंपरागत रूप से इतिहास लेखन की जो पद्धतियाँ चल रही थी उन्हीं के अनुसार उन्होंने विवेचन है उनका किया। इसलिए ये एक कमी है। यानी कि बाद में जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल वगैरह के अंदर उन्होंने विधेयवादी पद्धति का अनुसरण किया, तो ऐसा उन्होंने यहाँ पर नहीं किया। इसी कारण से ये इनके इतिहास लेखन के अंदर कमी रही। शिवसिय, सेंगर, ग्रियर्सन और विशेषतः मिस्र बंधुओं के इतिहास ग्रंथों के लिए शुक्ल ने वृत्त संग्रह शब्द का प्रयोग किया। शुक्ल ने अन्य ग्रंथों के लिए जहाँ इतिवृत्त संग्रह कहा, वहीं मिस्र बंधु विनोद को महावृत्त संग्रह क्यों कहा? क्योंकि यह बहुत बड़ा ग्रंथ था, इसलिए उसको महावृत्त संग्रह कह दिया। बाकी के लिए उन्होंने इतिवृत्त संग्रह, जैसे
ग्रेसन वगैरह हैं उनके ग्रंथों को उन्होंने कहा था, वैसे ही इनके ग्रंथों को भी इतिवृत्त संग्रह की संज्ञा ली, लेकिन ये बड़ा ग्रंथ था इसलिए महावृत्त संग्रह इनको कह दिया। और इनका कथन भी है, आदि मध्य और उत्तर के अंदर बांट के कवियों का ऐसा वर्णन करना वो इतिहास ग्रंथ नहीं कहलाता, ऐसा एक कथन है, वो भी इनका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। वहाँ पीछे ये ग्रंथ नागरी प्रचारणी सभा काशी की हस्तलिखित ग्रंथ खोज रिपोर्ट की समिति के आधार पर लिखा गया, यानी कि नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा हस्तलिखित ग्रंथों का संकलन, और इसका अध्यक्ष है, हस्तलिखित ग्रंथों के संकलन का जो अध्यक्ष था वो कौन था, श्याम बिहारी मिश्र, इनका ही भाई था। तो उसकी रिपोर्टों के आधार पर यह ग्रंथ है वो तैयार किया गया था। यह ग्रंथ शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का आधार या उपजीव्य ग्रंथ माना जाता है। यह ग्रंथ शुक्ल के इतिहास, यानी कि शुक्ल जी ने बाद में जो इतिहास ग्रंथ लिखा था उसका मूल आधार ग्रंथ है वो मिश्र बंधु विनोदी ही है। मिश्र बंधुओं के प्रिय कवि देव थे, ये तथ्य भी आपको विशेष ध्यान में रखना है। मुख्य कवि प्रिय कवि है वो देव को माना, इसी कारण से रीतिकाल के अंदर बिहारी और देव को लेकर बाद में बहुत गहरा विवाद छिड़ गया था कि बिहारी बड़े हैं कि देव बड़े हैं, और इसके ऊपर अनेकों ग्रंथ बाद में लिखे गए, देव और बिहारी, बिहारी और देव, बिहारी की वाग्भूति, इस प्रकार के काफ़ी ग्रंथ वो लिखे गए थे, क्योंकि इन्होंने देव को बड़ा कवि है रीतिकाल का बता दिया था, इस कारण से ये विवाद है वो उत्पन्न हो गया था। ये रीतिकाल के अंदर हम पढ़ेंगे, इसके ऊपर जो भी ग्रंथ लिखे गए वो भी कई बार ग्रंथ है वो आते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो उसको बाद में हम पढ़ेंगे, इसलिए इसको ध्यान में आपको रखना है। हिंदी नवरत्न ये इनका एक ग्रंथ है जो 1910 के अंदर प्रकाशित है, वो हुआ था। मिश्र बंधु विनोद के अलावा एक ग्रंथ और है इनका। इसके बाद में आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। मिश्र बंधु है उनके जो तथ्य हैं वो, और उसके बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास लेखन परंपरा के जो तथ्य हैं वो हमें विशेष याद रखने। एक हजारी प्रसाद द्विवेदी के ग्रंथ वगैरह हैं उनको भी याद रखना है। तो इसके अंदर है हिंदी साहित्य का इतिहास, इनके ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रकाशन है 1928 में नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नामक शीर्षक से, और ये तथ्य दिया हुआ था एक एग्जाम के अंदर, और ये पूछा गया था कि हिंदी साहित्य का इतिहास किस रूप में लिखा गया है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, ये ऑप्शन उसमें सही था। 1928 में लिखा हिंदी साहित्य का विकास नाम से, और फिर उसको बाद में 1929 के अंदर एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित उन्होंने किया। 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित है किया। यहाँ पर इसकी भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से उन्होंने लिखा, और बाद में इसका संशोधित जो संस्करण है वो 1940 के अंदर प्रकाशित है वो हुआ था। 1000 कवि हैं, मूल रूप से 997 है, लेकिन 1000 ही आते हैं। शुक्ल जी ने सर्वप्रथम साहित्य को जनता के साथ संबंध किया, यानी कि जनता के साथ जोड़ा, क्योंकि इनका तो मानना ही था कि जनता की चित्तवृत्ति ही साहित्य के अंदर स्थान पाती है, तो इस कारण से उन्होंने ये चीज़ें वो जनता के साथ में ये चीज़ें हैं जोड़ी। शुक्ल जी का कथन है आगे इसी से संबंधित है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है, यानी कि जनता के मनों में या उनकी दिनचर्या के अंदर या उनके क्रियाकलापों में जो परिवर्तन होता है वो कहीं न कहीं साहित्य के अंदर भी दिखाई देता है, और इसी कारण से धीरे धीरे जनता की चित्तवृत्ति यानी कि हृदय के भाव हैं बदलते जाते हैं, उनकी सोच बदलती जाती है, तो उसके साथ साथ में साहित्य के अंदर भी परिवर्तन है वो होता चला जाता है। शुक्ल जी ने काल विभाजन का प्रमुख आधार भी जनता की चित्तवृत्ति को ही माना। शुक्ल ने सर्वप्रथम प्रवृत्ति मूलक इतिहास से प्रस्तुत किया। प्रवृत्ति मूलक यानी कि प्रवृत्तियों के आधार पर, जैसे रीतिकाल है, रीतिकाल एक प्रवृत्ति है। जैसे वीर रस की प्रधानता होने के कारण से उन्होंने वीर गाथात्मक काल है शुरू के अंदर नाम दिया था, तो ये प्रवृत्तियों के आधार पर उन्होंने नामकरण है वो करने की कोशिश है वो की थी। पूर्णतः व्यवस्थित इनका ग्रंथ हिंदी साहित्य इतिहास में मील का पत्थर कहा जा सकता है, सामान्य से तथ्य हैं। प्राय इनका काल विभाजन ही सर्वमान्य व सर्वप्रचलित है। इन्होंने अपभ्रंश साहित्य को पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत है किया। ये कथन भी हमें खास तौर से याद रखना है कि पूर्व पीठिका के रूप में है वो हिंदी साहित्य के इतिहास को। अपभ्रंश साहित्य को किसने शामिल किया था, तो अपभ्रंश साहित्य को पूर्व पीठिका के रूप में शुक्ल जी ने शामिल किया था, क्योंकि अपभ्रंश साहित्य को उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में स्थान नहीं दिया था। हिंदी साहित्य के इतिहास में स्थान नहीं दिया था,
बल्कि 1050 से हिंदी साहित्य की शुरुआत मानी थी। और अपभ्रंश का काल था वो 700 के लगभग ईस्वी के लगभग था, 700 से लेकर 1000 ईस्वी के लगभग था। तो ये कालखंड है, ये उन्होंने शामिल नहीं किया। बाद में राम कुमार वर्मा वगैरह इन्होंने तो बाद में शामिल कर लिया था इसको, इन्होंने उसको पूर्व पीठिका के रूप में लिखा था। इन्होंने कवियों के इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं की साहित्यिक मूल्यांकन, यानी कि कवियों का विवरण को ज़्यादा कोई महत्व उन्होंने नहीं दिया, बल्कि उनका जो साहित्यिक विवेचन था उस साहित्यिक विवेचन के आधार पर उन्होंने जो है वो अपना सारा का सारा वर्णन है वो अपने इतिहास लेखन के अंदर किया। इतिहास के साथ साथ समालोचना, आधुनिक दृष्टिकोण से कवियों का निरूपण शुक्ल जी ने किया है। इसके बाद में सहायक ग्रंथ, किन किन ग्रंथों से इन्होंने सहायता ली थी अपने इतिहास, जो ग्रंथ उन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ के लेखन में निम्न की सहायता ली। मिश्र बंधु विनोद, ये पहले आ चुका, विशेषतर रीतिकालीन कवियों का वर्णन उन्होंने यहाँ से लिया है। उसके बाद में आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखने के लिए शुक्ल ने केदारनाथ पाठक, ये इन्होंने अपनी शुरू की भूमिका के अंदर ही लिखा हुआ है। हिंदी साहित्य का इतिहास जब आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि केदारनाथ पाठक से भी उन्होंने सहायता ली। और केदारनाथ पाठक है, ये धन्यवाद को आजकल की बदमाशियाँ कहते थे, ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया था। और ये इन्होंने भी लिखा है, हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका जो इनकी लिखी हुई है उसके अंदर लिखा हुआ है, तो उससे सहायता ली। प्रारंभिक काल के प्रकरण आधुनिक काल के अंदर जो लिखने के लिए सहायता ली। कहीं संदेह होने पर और भी पुस्तकों का सहारा लिया, और वो पुस्तकें कौन कौन सी हैं? श्याम सुंदर दास हिंदी कोविद रत्नमाला, रामनरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी, इसके 2 भाग हैं। कविता कौमुदी के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं, तो उससे भी सहायता उन्होंने ली थी। वियोगी हरि, जिनका मूल नाम हरिहर प्रसाद द्विवेदी है, ब्रज माधुरीसार ग्रंथ उन्होंने लिखा, उससे भी सहायता उन्होंने ली। तो यहाँ पर कितने ग्रंथों से? केदारनाथ पाठक से सहायता ली, श्याम सुंदर दास से ली, उसके बाद में रामनरेश त्रिपाठी से ली, और वियोगी हरिहर यानी कि हरिहर प्रसाद द्विवेदी से उन्होंने सहायता लेकर अपने ग्रंथों का सृजन वो किया था। विशेष तथ्य 2-4 इसमें आप याद रख लीजिए। विधेयवादी पद्धति में लिखा गया सर्वमान्य व प्रथम साहित्य इतिहास है। वैसे नलिन विलोचन शर्मा ने ग्रियर्सन को पहला विधेयवादी इतिहासकार माना है, लेकिन वैसे सर्वमान्य तथ्य के रूप में यहाँ पर किसको मानते हैं? शुक्ल जी को ही विधेयवादी इतिहासकार है वो माना जाता है। एक कालखंड के दोहरे नामकरण की परंपरा को स्पष्टतः जन्म है इन्होंने दिया। एक कालखंड का दोहरा नामकरण करने की परंपरा है, उसको भी स्पष्ट रूप से जो है वो शुक्ल जी ने ही सबसे पहले वर्णन किया। इस प्रकार 6 लेखकों का वर्णन हमने पढ़ लिया। अब 7वें नंबर पर आते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनका एक तो ग्रंथ है और बाकी तो उसमें कोई विशेष है नहीं, ग्रंथ का नाम याद रखना हमें। और एक इन्होंने इनका जो ग्रंथ के अंदर शुरुआत के अंदर हिंदी साहित्य के इतिहास की जो शुरुआत मानी थी वो चीज़ भी हमें याद रखनी है। जो 693 ईस्वी से इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ माना था, और ये बहुत बार है वो पूछा जाता है। राम कुमार वर्मा ग्रंथ है इनका हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। 2 भाग हैं, 7 प्रकरणों के अंदर ये प्रकाशित हुआ। 2 भाग हैं, उनमें से एक भाग है वो उनका प्रकाशित हो चुका है, और एक भाग अभी भी अप्रकाशित है, इसलिए ये ग्रंथ अभी भी अपूर्ण ही माना जाता है। प्रथम भाग है वो 1938 के अंदर प्रकाशित हुआ। 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक का वर्णन है इसके अंदर आ जाता है, यानी कि भक्ति काल तक का वर्णन इसके अंदर आ जाता है। भक्ति काल तक का वर्णन इसके अंदर आ जाता है। द्वितीय भाग अभी भी इनका क्या है? अप्रकाशित ही है। आधार ग्रंथ इनका शुक्ल जी का ग्रंथ है, यानी कि एक प्रकार से अधिकांशतः शुक्ल जी का ही पिष्टपेषण हुआ है। पिष्टपेषण यानी कि एकदम से, वैसे हम एक प्रकार से कहते हैं कि वही कार्बन कॉपी है उसकी, क्योंकि वैसा का वैसा वर्णन है, जैसा शुक्ल जी ने किया था वैसा का वैसा वर्णन ही यहाँ पर कहीं न कहीं रामकुमार वर्मा ने भी किया है, यानी कि थोड़ा बहुत कहीं परिवर्तन कर दिया। जैसे उन्होंने अपभ्रंश को इसके अंदर शामिल कर लिया, और स्वयंभू को उन्होंने हिंदी का प्रथम कवि है वो मानने की भूल भी कर वो बैठे, वो बाद में। विशेष तथ्य इसके अंदर 2-4 दे रखे हैं, वो भी हमें देख लेने हैं। ये ग्रंथ अधूरा है क्योंकि इसमें केवल भक्ति काल तक का ही वर्णन है, क्योंकि 693 से लेकर कहाँ तक का वर्णन है? 1693 ईस्वी तक का वर्णन इसके अंदर किया गया है। रामकुमार वर्मा ने आदिकाल की समय सीमा 693 ईस्वी से मानते हुए अपभ्रंश की बहुत सारी सामग्री को हिंदी में समाहित किया, और स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि इन्होंने माना है। हिंदी के पहला कवि किसने किसको माना है, ये चीज़ भी हमें खास करके याद है, वो रखनी है। बाद में मैं इनके सभी को एक साथ है वो वर्णन भी है वो लिखवाता मैं आपको जाऊंगा।
जैसे शिवसिंह सेंगर और मिश्र बंधुओं ने पुष्य या पुंड को प्रथम कवि माना है, रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना, राहुल सानकर्ता ने, डॉक्टर नगेंद्र ने सरप्पा को माना, शुक्ल व गुलेरी जी ने जैसे मुंज कवि को माना। तो ये सारे के सारे हम एक जगह पर बाद में वर्णन है उनका भी पढ़ते जाएंगे। आदिकाल को इन्होंने किस नाम से पुकारा है? संधि चारण काल। ये भी बहुत बार आता है। एक तो इनकी ये जो सन है, ग्रंथ का नाम है, संधि चारण काल नाम इन्होंने दिया। ये चीज़ें बहुत बार पूछी जाती हैं, इसलिए विशेष तौर से स्वयंभू को प्रथम कवि माना। ये 4-5 फैक्ट ऐसे हैं जो खास करके डॉक्टर रामकुमार वर्मा के ऊपर पूछे जाते हैं। 1-2 इनके कथन है वो पूछे जाते हैं। 7 लेखकों का वर्णन हमने पढ़ लिया। अब है 8वां, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में हम अगला पढ़ेंगे। ग्रंथ इनके हैं, 3 ग्रंथों को विशेष तौर से इन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य के। वैसे तो ये हिंदी साहित्य की भूमिका जो लिखी थी ये एक ग्रंथ के रूप में नहीं था, एक किताब के रूप में नहीं था, लेकिन बाद में इसको जगह जगह पर इसको एक ग्रंथ या किताब के रूप में शामिल है वो कर लिया गया। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 के अंदर। हिंदी साहित्य का आदिकाल है 1952। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1953। तो एक तीनों ग्रंथों के नाम हमें याद रखने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। 3 इनके नाम दे देंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित कौन सा ग्रंथ नहीं है, और चौथा नाम और किसी का दे देंगे। तो एक तो ये विशेष तौर से हमें याद रखना, बहुत बार प्रश्न इससे संबंधित है वो पूछे जाते हैं। बात यही है, मैं बार बार वही बात कह रहा हूँ कि आपको ये फैक्ट हैं, वो तथ्य हैं, वो रटने हैं भाई। ये इसमें तो ये तो है नहीं कि आपको छंद पढ़ाए जा रहे हैं तो छंदों के बारे में हम बताएं कि इसकी मात्रा ये इतनी गिनी जाती है, इसकी मात्रा इतनी गिनी जाती है, ये यहाँ पर ऐसे लगता है। तो ये सारे के सारे फैक्ट हैं विशेष तौर से। तो वो फैक्ट है यहाँ, ये कोई संधि का टॉपिक भी विशेष तौर से नहीं है कि भाई संधि के अंदर बताएं कि अंतिम मात्रा ये होती है तो ये हो जाती है, ऐसी कोई बातें नहीं है इसमें। फैक्ट है वो बार बार आपको पढ़ने हैं, रटने हैं। 3 ग्रंथ इन्होंने लिखे। पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने शुक्ल की अनेक धारणाओं तथा स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। सबल प्रमाणों के आधार पर, प्रमाण ऐसे लिखा जाता है, सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित उन्होंने किया। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि अगर शुक्ल जी की बातों को अगर किसी ने सर्वप्रथम काउंटर किया तो वो किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। शुक्ल ने युग स्थिति पर बल दिया जबकि द्विवेदी ने परंपराओं पर बल दिया। ये तथ्य हैं वो कई बार सत्य असत्य के अंदर दे दिए जाते हैं, इसलिए इनको भी हमें पढ़ते चलना है। इसके बाद में है हिंदी साहित्य की भूमिका में लिखा। ये हिंदी साहित्य की भूमिका, इनका जो ग्रंथ है 1940 के अंदर जो प्रकाशित हुआ था उसके अंदर उन्होंने क्या लिखा? अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का रूप 12 आना, ये 12 आना है यहाँ पर, वैसा ही होता जैसा आज है। यानी कि ये भक्ति काल के बारे में उन्होंने लिखा था। शुक्ल जी ने लिखा था ना कि इस्लाम धर्म के प्रवेश के कारण से जो भक्ति की धारा है वो बही है। तो उसी को काउंटर करते हुए उन्होंने यहाँ पर लिखा था कि इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य का 12 आना रूप वैसा ही होता। इस साहित्य का, कौन से भक्तिकालीन साहित्य का रूप 12 आना वैसा ही होता जैसा आज हमें दिखाई दे रहा है। यानी कि इस्लाम का कोई विशेष योगदान नहीं है कि इस्लाम के प्रवेश के कारण से ये ऐसा सब कुछ हुआ। यानी कि शुक्ल जी ने कहा था कि लोग निराश हो गए हैं इस्लाम के प्रवेश के कारण से, उनकी जो भक्ति से संबंधित जो धारा थी वो अब खत्म हो चुकी है। तो अब धीरे धीरे वापस लोग हैं वो भक्ति की तरफ है, वो अभी बड़े हैं। तो उसको लेकर उन्होंने ये कथन है वो कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कि ऐसा ही रूप होता। वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। और ये कथन किसका है? ये कथन है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का। गणपति चंद्र गुप्त ने कहा कि वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है। तो ये कथन भी हमें याद रखना है। इसके बाद में है नागरी प्रचारिणी सभा काशी के द्वारा भी ग्रंथ है वो एक प्रकाशित करवाया गया। नागरी प्रचारिणी सभा काशी के द्वारा ग्रंथ हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास और 16 खंड है। शुरू में प्रारंभ में इसके 18 खंड प्रकाशित करने की बात थी, लेकिन 18 खंड वो प्रकाशित नहीं हो पाए और बाद में इसके 16 खंड ही प्रकाशित हैं वो हो पाए थे। तो 16 खंडों के अंदर ये प्रकाशित हुआ हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। और इनके 16 खंडों के नाम हमें याद होने चाहिए। अगर 16 के 16 हम कॉलेज लेक्चरर की तैयारी करें तो कम से कम वहाँ पर तो ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। लेकिन अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 2-4 खंड है उनके नाम तो हमें याद होने ही चाहिए।
जैसे प्रथम खंड है उसका क्या नाम है, एक एग्जाम के अंदर ये दिया हुआ था, हिंदी साहित्य की पीठिका, यानी कि प्रथम खंड हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास का प्रथम खंड है वो किस नाम से प्रकाशित हुआ, तो हिंदी साहित्य की पीठिका के नाम से प्रथम खंड प्रकाशित हुआ और इसका जो संपादन किया था वो राजबली पांडे ने किया था। छठवां खंड है रीतिकाल, और रीतिबद्ध के रूप में ये जो प्रकाशित है वो किस संपादित है वो किसके द्वारा, डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। और इसका सातवां खंड है वो भी रीतिकाल ही है, लेकिन यहाँ पर रीतिबद्ध न होकर वो रीति मुक्त है और वो किया था भागीरथ मिश्र के द्वारा, वो संपादित किया गया था। इसके अलावा जो अगला है वो है हिंदी साहित्य, 16वां खंड इनका जो अंतिम खंड है वो हिंदी का लोक साहित्य, और ये जो संपादित किया था राहुल सांकरतायन और कृष्णदेव उपाध्याय के द्वारा ये संपादित है वो किया गया था, राहुल सांकरतायन और कृष्णदेव उपाध्याय के द्वारा। तो इस प्रकार से इनके 16 खंड थे, लेकिन कम से कम ये 3-4 खंडों के नाम तो हमें याद होने ही चाहिए। इसके बाद में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के ये इस प्रकार से हमने तकरीबन 9 जो साहित्य इतिहास है लेखन की परंपरा के मूल जो लेखक हैं उनके बारे में पढ़ा, क्योंकि इनके बारे में फैक्ट हैं वो ज़्यादातर आते हैं। अब हम अगला जो पढ़ेंगे उसके अंदर हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा के प्रमुख कुछ ग्रंथ है, 20-22 ग्रंथों के नाम मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा भी आपको लगता है कि 2-4 और कोई मुख्य हैं तो उसमें ये लिखने के बाद में 2-4 लाइनें और छोड़ लीजिए और उसमें वहाँ पर उन ग्रंथों का उल्लेख है वो भी आप बाद में अपने नोट्सों के अंदर मेंशन है वो करते जाइए। 6-7 तो हमने यहाँ पर देखे ही हैं, जैसे मैं जल्दी इनके नाम बता देता हूँ। गारसा तोसी ने इस्तवार द लालिते तुर एंदु ये हिंदुस्तानी, ये ग्रंथ है वो लिखा था, इसका अनुवादक है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, उसको भी हमें याद रखना है। शिवसिया सरोज का शिवसिया सेंगर का शिवसिया सरोज है, जॉर्ज ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसके अनुवादक हैं किशोरीलाल गुप्त हैं या किशोरीलाल गोस्वामी है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया था, 1957 में इसका प्रकाशन हुआ था, वो भी हमें याद है वो रखना है। इसके बाद में अगला है मिश्र बंधु का मिश्र बंधु विनोद। इसके बाद में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसके बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी के 3 ग्रंथ हैं जो अभी हमने देखे हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये 3 ग्रंथ इनके भी हमें याद रखने। इसके बाद में अगला है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नहीं है, यहाँ पर हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास न होकर वैज्ञानिक इतिहास है। गणपति चंद्र गुप्त का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इस पर ध्यान दे लीजिए, यहाँ पर यह मिसप्रिंट है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के नाम से इनका प्रकाशन है वो किया गया था। इसके बाद में अगला है हिंदी साहित्य का अतीत, ये किसके द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा। डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया। बाबू श्याम सुंदर दास के ये जो 2-3 ग्रंथ इनके हैं वो भी याद रखने, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी कोविद रत्नमाला, ये 2 यहाँ पर दे रखे हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह का विशेष करके याद रखना, डॉक्टर बच्चन सिंह की तो बुक है वो भी आप लेके आ जाएं और पढ़ें उसको तो अच्छा है। कम से कम हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के पास में डॉक्टर बच्चन सिंह का, डॉक्टर नगेंद्र का और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ये 2-3 जो अथेंटिक हिंदी साहित्य के इतिहास है उनकी बुक्स है वो तो हमारे पास में कम से कम होनी ही चाहिए। इसके बाद में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, सूर्यकांत शास्त्री का हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास है। इसके बाद में राहुल सांकरतायनन का कौन सा, हिंदी काव्य धारा। बाबू गुलाब राय का है हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, या आप अपनी किसी ट्रिक से याद कर लीजिए, कैसे भी याद कर लीजिए, आपको याद करने हैं, मुख्य बात है वो किसी भी तरीके से आप याद कर सकते हो। सुमन राजे का हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, बहुत बार पूछी जाती है ये रचना भी, सुमन राजे का हिंदी साहित्य का आधा इतिहास है। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये तो एग्जाम के अंदर भी आया हुआ है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, और उसमें शायद रामस्वरूप चतुर्वेदी दे रखा था उसके आगे, तो ये गलत था वो कथन, और इसमें नंदुलारे वाजपेयी होगा। उसके बाद में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, ये अनुवाद था वो मैं पहले आपको बताया था। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये तोसी के इतिहास का अनुवाद था। किशोरीलाल गुप्त का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, ये ग्रियर्सन के ग्रंथ का अनुवाद है। उसके बाद में नामवर सिंह का है इतिहास और आलोचना, ये आधुनिक काल के कुछ कवि और भी हैं, लेखक और भी हैं उनके, वहाँ पर हम आधुनिक काल के अंदर विवेचन पढ़ेंगे, बहुत सारी रचनाएं उनकी हैं
जिनके अंदर बार बार कन्फ्यूजन भी होता है और उनसे संबंधित प्रश्न भी है। जैसे नया साहित्य, नए प्रश्न नंद दुलारी वाजपेयी की है, साहित्य का श्रेय और प्रेय जैनेन्द्र की है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र मुक्तिबोध की है, इतिहास और आलोचना नामवर सिंह की है। तो इनके बारे में हम एक लिस्ट अलग से बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर इतिहास ग्रंथों की बात चल रही है तो उसके अंदर क्या है, हिंदी इतिहास और आलोचना, नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशन हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, ये 16 खंडों के अंदर प्रकाशित है, वो हुआ था। तो ये 20-22 से जो इतिहास ग्रंथ है उनके नाम तो कम से कम हमें याद होंगे, ये नाम याद होंगे तब हम क्या हो सकता है कि बाद में हम जब भी प्रश्न को हल करेंगे तो उस समय में कम से कम हमें एक आइडिया लग जाएगा। अगर कोई इतिहास ग्रंथ अलग से भी पूछा जाएगा तो कम से कम 2-3 तो इसमें से आ ही जाएंगे। तो इसलिए 20-22 तो कम से कम हमें याद होने ही चाहिए। अब हम अगला जो भाग हमारा पढ़ेंगे, अब तक हमने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में पढ़ लिया। अब हमारा दूसरा जो टॉपिक होगा वो है हिंदी साहित्य का जो आरंभ है, काल विभाजन, और उसके बाद में पढ़ेंगे हम नामकरण। तो पहले हम काल विभाजन पढ़ेंगे, पहले तो आरंभ पढ़ेंगे कि किसने कहाँ कब से उसका आरंभ माना, लेकिन आरंभ वाला ये काल विभाजन के बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि काल विभाजन हम पढ़ लेंगे तब कम से कम इसका तो हमें पता ही चल जाएगा आरंभ किसने कहाँ से माना, शुरू के जो 8-10 जो लेखक हमारे हैं उनका। और उसके बाद में हम नामकरण भी काफ़ी इसके अंदर काल विभाजन के अंदर आ जाएंगे, लेकिन बचे हुए जो हैं थोड़े बहुत जैसे इतिहास ग्रंथ हैं वैसे ही नामकरण के अंदर भी कुछ बच जाएंगे लेखक, तो उनके आधार पर हम 8-10 का और नामकरण है वो पढ़ लेंगे। तो इस प्रकार से एक भाग हमारा जो हिंदी साहित्य इतिहास का एक भाग है, इतिहास लेखन की परंपरा, प्रमुख इतिहास ग्रंथ एवं इतिहास लेखक, हिंदी साहित्य का आरंभ, काल विभाजन और नामकरण, वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद में हम आदिकाल के बारे में पढ़ेंगे और उसमें चंद बरदाई और नरपति नालय के बारे में विशेष जो विवरण है वो हम पढ़ेंगे। और उसके बाद में हम भक्ति काल है उसको शुरू करेंगे। आदिकाल के अंदर रासो साहित्य, राज साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, लौकिक साहित्य है, ये सारा हम बाद में पढ़ेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, आपका अपना चैनल है, अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पर कि ये टेक्निकल चीज़ें थोड़ी मुझे कम आती हैं, इस कारण से आप सुनते रहें और इसके अंदर अपने नोट्स हैं वो बना लें। आपको मेरा जहाँ तक मानना अवश्य ही फ़ायदा होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही, बाकी बाद में। धन्यवाद।